हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोरमा चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है और किसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्यूशन तीन टाइप के बताए थे सॉल्यूशन कि एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है गैस सॉल्यूशन। इस तरह से तीन टाइप के सॉल्यूशन देखे थे और प्रत्येक सॉल्यूशन जो है, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, इसके भी तीन टाइप है, लिक्विड के भी तीन टाइप है और गैस के भी तीन टाइप है। इस तरह से टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है? 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब दोनों के अंदर सॉल्वेंट कौन है? दोनों के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है। इसका मतलब एक सॉलिड इन लिक्विड और एक है गैस इन लिक्विड। 9 तरह के सॉल्यूशन में से सिर्फ 2 तरह के सॉल्यूशन के बारे में ही आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, सॉलिड इन लिक्विड और सेकंड है गैस इन लिक्विड। सबसे पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब या सॉलिड फॉर्म जो है वो किसकी फॉर्म है? वो है सोल्यूट की। किसकी? सोल्यूट की। इन लिक्विड, तो लिक्विड क्या है यहाँ पे? लिक्विड यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और इसी तरह से सॉलिड और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि यदि किसी सॉलिड को, मान लीजिए शुगर ले ली हमने, शक्कर ले ली हमने, शुगर को हमने किस में डिसॉल्व कर दिया? H2O के अंदर। तो शुगर कैसी है? सॉलिड फेज के अंदर है। H2O कैसी फेज के अंदर है? लिक्विड के अंदर है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड सब्सटेंस को यदि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, यदि लिक्विड के अंदर उसको घोला जाता है, तो भी सॉलिड सब्सटेंस को यदि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे उसके घोलने पर, उसके डिसोल्यूशन को कौन कौन इफेक्ट करेंगे? चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये है सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या किया, एक ग्लास पानी लिया और इस पानी के अंदर हमने पहले 1 चम्मच क्या डाल दी? शुगर डाल दी। ठीक है? और जैसे आपने 1 चम्मच शक्कर पानी के अंदर घोली, घुल जाएगी। नॉर्मली आप थोड़ी देर हिलाओगे, घुल जाएगी। इसी तरह से मैंने 2 चम्मच डाला तो भी घुल जाएगा। इस तरह से करते 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 मैंने 4-5 चम्मच उस जो ग्लास है उसके अंदर मैंने 4-5 चम्मच क्या डाल दी? शुगर डाल दी। अब उसमें शुगर डालने के बाद में आपने घोलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप उसके अंदर और शुगर को ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन वो घुल नहीं रही, वो डिसॉल्व नहीं हो रही। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट तो हमने उतना ही रखा, सॉल्वेंट तो हमने 1 ग्लास वाटर था, 1 ग्लास वाटर था, वही रखा, H2O था, लेकिन हमने क्या चीज चेंज की? हमने सोल्यूट की क्वांटिटी चेंज की। इसका मतलब सोल्यूट की मात्रा चेंज की थी। और इसके अंदर सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्यूबिलिटी ये कहती है कि उस सॉल्वेंट में सोल्यूट कितने घुल सकते हैं, उसके कितने सोल्यूट उस सॉल्वेंट में घुलने की जो कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जिसके अंदर वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए, वही क्या है? वही है सोल्यूबिलिटी। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, मान लीजिए जब हमें जैसे सिकंजी बनानी होती है, नॉर्मल 2-3 ग्लास, यदि आपको 2-3 ग्लास आपको शिकंजी बनानी होती है तो नॉर्मली आपने 4-5 चम्मच शक्कर डाल देते हो, उसको घोल देते हो। लेकिन सपोज कीजिए आपको चाशनी बनानी हो तो आप ऐसा नहीं करोगे ना। तो उस टाइम यदि ज्यादा मात्रा में घोलनी हो तो हम उस टाइम टेम्परेचर को मतलब उसको गैस पे चढ़ाएंगे, ताकि वो बहुत सारी शक्कर है जिसकी क्वांटिटी हमें क्या करने, बदल रहे हैं उसके अंदर। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो 1 ग्लास पानी है
इसकी मात्रा तो सेम है, लेकिन सोल्यूट की मात्रा क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब सोल्यूट को और ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे, उसको घोलेंगे, तो वो घुलना बंद हो जाएगा। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कहानी बदल सकती है। नॉर्मली वही चीज पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली क्या हो रहा है, जनरली क्या हो रहा है। जनरली यही होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप उसके अंदर और ज्यादा डिसोल्व करना चाह रहे हो सॉल्यूट को, लेकिन वो डिसोल्व होना बंद हो जाता है। कहने का मतलब है अब उस सॉल्वेंट के अंदर इतनी ही कैपेसिटी है कि वो इतने सॉल्यूट को डिसोल्व कर सकता है। तो मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वही क्या है, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉलिड इन लिक्विड के, सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर घोला जाता है, डिसोल्व किया जाता है, तो सॉल्युबिलिटी की टर्म क्या बोलती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in specific amount of solvent at a certain temperature is solubility। तो ये कहना चाह रहा है कि हमने सॉल्वेंट तो क्या रखा, एक फिक्स रखा, एक ग्लास वाटर लिया तो एक ग्लास ही लेंगे, लेकिन हमने क्या किया, सोल्यूट की मात्रा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मैक्सिमम कैपेसिटी को हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। क्या बोला जाता है, सोल्यूबिलिटी। कहने का मतलब है इस रूम टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट ये कह देगा कि अब मैं ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर घुलने मिलने नहीं दूंगा। और वही क्या है, वही सोल्यूबिलिटी है। और वही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। वही क्या, सोल्यूबिलिटी बोलो चाहे उसको क्या बोलो, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट को बोला कि इतना अमाउंट इतने टेम्परेचर पे घोल सकते हैं। क्लियर है। यदि हमने टेम्परेचर चेंज किया, माना सोल्यूट की मात्रा हमने बढ़ा दी, मान लीजिए 1 किलो शुगर ले लिया और अब हमें उस पानी के अंदर घोलना है, तो ऑब्वियसली हम उस टाइम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ताकि वो शुगर क्या हो, वाटर के अंदर क्या हो, पूरी तरह से डिसोल्व हो जाए। लेकिन हमने उस टाइम टेम्परेचर चेंज किया था, हमें नॉर्मल टेम्परेचर की बात करनी है, बोले तो रूम टेम्परेचर की बात करनी है। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर है जो उसकी सोल्यूबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उससे सोल्यूबिलिटी चेंज हो रही है। फैक्टर अफेक्टिंग दी सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड है इसके अंदर टेम्परेचर। थर्ड है इसके अंदर प्रेशर। ये 3 फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट फैक्टर है इसके अंदर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए इसको समझिए। कहने का मतलब है यदि आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे हो, आप उसको घोल रहे हो, उसको सोल्यूबल बना रहे हो, तो उसके अंदर उसके सोल्यूट की और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो देखिए एक ग्लास हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, शुगर। तो हम बोल सकते हैं H2O प्लस शुगर। ये शुगर है, ये H2O। तो H2O प्लस शुगर ऐड कर दिया। दूसरे हमने एक और ग्लास ली और उस ग्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, ये H2O लिया और उसके साथ हमने क्या डाल दिया, NaCl। अब देखिए इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, सॉल्टी सॉल्यूशन बन गया, ये स्वीट सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्टी सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए अब दोनों अलग अलग ग्लास ली और दोनों के अंदर जो H2O है वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और शुगर और NaCl एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हम ग्लास के अंदर नमक डालते हैं, तो नमक डालते ही आपको 2 मिनट बाद में लगेगा कि जैसे नमक पूरे पानी के अंदर इंस्टेंटली घुल गया हो, वो डिसॉल्व हो गया हो। लेकिन यदि आपने के अंदर आपने शक्कर डाल दी
क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, तो आपको उसको डिसोल्व करना पड़ेगा, कहने का मतलब उसको घोलना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है कि घुल तो दोनों ही रहा है, लेकिन एक तो बिल्कुल इंस्टेंटली घुल रहा है और एक को हमें घोलना पड़ रहा है। एक तो नमक जैसे पानी में डालते हो आपको थोड़ी देर बाद में लगता है कि वो पूरी तरह से घुल गया है, लेकिन शक्कर को तो आपको घोलना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि यहां पे उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब शुगर का नेचर कैसा होना चाहिए और सॉल्ट का नेचर कैसा होता है। तो देखिए यहां पे एक कंडीशन आती है कि यदि पोलर सोल्यूट होगा, कैसा पोलर सोल्यूट होगा, तो वो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। ये क्या बला है, पोलर कौन होता है, किसको बोला जाता है पोलर, तो देखिए और समझिए। NaCl पोलर है कि नहीं है, NaCl ऑब्वियसली वो पोलर है। यदि एक एक कंडीशन थी कि हमने क्या किया, H2O को किसमें मिक्स कर दिया, NaCl, और दूसरा कंडीशन में हमने क्या कर दिया, H2O के साथ मिक्स कर दिया हमने शुगर को। तो देखिए पानी पोलर है, जिसके अंदर आयंस बनते हैं ना, जिसके अंदर चार्ज बनते हैं, चार्ज क्रिएट होता है, वो हमेशा पोलर होता है। तो देखिए NaCl कैसे चार्ज बनाएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस रखेगा, H2O कैसे रखेगा, H प्लस और OH माइनस। इसका मतलब NaCl के अंदर चार्ज है, H2O के अंदर चार्ज है, इसका मतलब चार्ज वाले जो जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपाउंड्स है, वो सारे क्या है, पोलर है। इसका मतलब NaCl भी पोलर है और H2O भी पोलर है। लेकिन यदि हमने शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो देखिए शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C12H22 और O11। तो इसके आयंस नहीं बनेंगे, और यदि ये टूटेगा तो CO2 और H2O की फॉर्म में टूटेगा, इसके कोई चार्ज नहीं बनता है। इसका मतलब शुगर क्या है, शुगर एक नॉन पोलर है। लेकिन कंडीशन ये है कि शुगर फिर भी घुल तो रहा है ना, पानी के अंदर घुल रहा है ना, कैसे भी उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन शुगर घुल रहा है। तो क्या कारण है, कंडीशन तो ये बोलती है कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। लेकिन H2O तो पोलर है, लेकिन शुगर क्या है, नॉन पोलर है। फिर इसको कैसे पॉसिबल हो गया, फिर ये शुगर पानी के अंदर कैसे घुल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जो H2O है ना, वो H2O है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट ज्यादातर कंपाउंड्स को क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और इसी कारण से जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है। उसका मेन कारण ये है H2 इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और तो ये ज्यादा कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट को उसके अंदर डिसॉल्व कर ले, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व कर ले, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। तो इसी वजह से शुगर जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन यदि हम ऑयल की बात करें, यदि हम तेल की बात करें, तो आपको ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, ऑयल कैसा है, नॉन पोलर है, लेकिन H2O कैसा है, पोलर है। वो तो देखो हाईली नॉन पोलर है। अब देखो कभी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर यदि 2 बूंद भी तेल की चली जाती है, तो वो उसके अंदर तेल अलग से दिखेगा, पानी अलग से दिखेगा, कहने का मतलब आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने पेट्रोल को केरोसिन में डाल दिया या केरोसिन को पेट्रोल में डाल दिया, दोनों ही ऑयली है, तो वो एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। इसका मतलब पेट्रोल भी नॉन पोलर है, केरोसिन भी नॉन पोलर है, इसका मतलब नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो ज्यादातर पहले लोग क्या करते थे कि जितनी भी गाड़ियां हैं तो उसके अंदर पेट्रोल थोड़ा महंगा आता है, तो वो लोग क्या करते थे कि पेट्रोल के साथ में वो पहले केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन को मिक्स कर देते थे। और केरोसिन को मिक्स कर देते हैं
तो केरोसिन का जो लुब्रिकेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। आप पेट्रोल और केरोसिन को यदि दोनों को ऐसे हाथ में लेकर आप फील करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो केरोसिन है वो थोड़ा रफ है और जो पेट्रोल है वो थोड़ा स्मूथ है। इसका मतलब लुब्रिकेशन किसका अच्छा होता है? पेट्रोल का लुब्रिकेशन अच्छा होता है। लेकिन जो लोग पेट्रोल के अंदर केरोसिन को डाल देते थे, थोड़े टाइम बाद में पता चलता है कि उस गाड़ी का इंजन की लंका लग गई है। क्यों? उसका लुब्रिकेशन खत्म हो गया। तो जितना उधर बचाया था तो फिर वापस इंजन बनवाने में उतने पैसे लग गए, तो बात तो वही रही ना, तो फिर क्यों खराब किया जाए। तो ये होता है नॉन पोलर। इसका मतलब केरोसिन के अंदर जो है वो पेट्रोल मिक्स कर सकते हैं और पेट्रोल के अंदर डीजल मिक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब है नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। और जैसे दूध के अंदर पानी पॉसिबल है ना, तो वहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि दूध के अंदर कितना पानी है, वो एक दूसरे में मिसिबल है। लेकिन यदि दूध के अंदर आपने तेल डाल दिया तो आपको अलग से दिखेगा। का कारण है यदि शुगर वगैरह प्रोटीन वगैरह यदि इसके अंदर डिसॉल्व है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ज्यादातर वो सोल्यूट को जितना पॉसिबल हो सकता है सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, बट पोलर डोंट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर सेकंड कंडीशन है टेम्परेचर। कहने का मतलब है यदि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, वही एक ग्लास, एक भगोनी, एक कंटेनर, कुछ भी ले लो, उसके अंदर आपने H2 मिला दिया। H2 मिला के आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, आपने उसके अंदर शुगर डाल दिया। क्लियर है? आपको अब क्या बनानी है, चाशनी बनानी। तो नॉर्मल घर में सिकंजी बनानी होती है, नॉर्मल अपन ग्लास के अंदर शुगर डाल के चम्मच से हिलाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि हमें ज्यादा अमाउंट के अंदर शुगर को पानी के अंदर ऐड करना है, दैट मीन्स चाशनी बनानी है। कहने का मतलब आपको घर में बहुत सारे लड्डू बनाने हैं तो लड्डू के लिए आपको चाशनी चाहिए होगी। तो ऐसा थोड़ी कि एक भगोना लेके एक जने को बिठा देंगे कि बेटा तू इसको अंदर हिला, इसको घोलता रहे, चम्मच इसके अंदर घुमाता रहे जब तक पूरी शक्कर नहीं घुलती। तब आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, इसको क्या करते हो, हीट देते हो। आप उसको गैस पे क्या करते हो, गर्म करते हो। और जैसे आप गर्म करते हो तो 5 या 7 मिनट के अंदर वो शुगर जितनी भी होती है वो पानी के अंदर पूरी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है? और वो आपको क्या मिल जाती है, चाशनी मिल जाती है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां जो टेम्परेचर है जितना ज्यादा देंगे, सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता जाएगा, वो डिसॉल्व होता जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये हम बोल सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक बोल सकते हैं, कुछ हद तक। इसका मतलब सोल्युबिलिटी डाउन होगी यदि आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो। क्या सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब ये क्या, ये फंडा सब जगह लागू होगा? और यदि लागू होगा तब तो सही है कि सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये सारी कंडीशन में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि सॉल्युबिलिटी हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। क्यों, क्या कारण है? तो देखिए यदि आपने चूना लिया, चूना का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस चूने को आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। किसके अंदर? पानी के अंदर। आपको क्या करना है, उसको घोलना है। और उसको पानी के अंदर घोलना है तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है। एक तो होता है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। दूसरा है कि चूने को यदि हमने इसमें गर्म पानी के अंदर, हॉट वाटर के अंदर यदि इसको घोला जाए तो आपको ये पता चलेगा कि यदि आपने चूने को ठंडे पानी में डिसॉल्व किया है, ठंडे पानी में घोला है, तो वो बिल्कुल सोल्यूबल होगा, वो सोल्यूबल होगा।
लेकिन यदि आपने चूने को गर्म पानी के अंदर डिसोल्व किया, तो गर्म पानी में डिसोल्व किया तो वो सोल्यूबल नहीं होगा बच्चों। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। और इसका क्या कारण? अब देखिए आप, इसका मतलब हम ये नहीं, हमेशा के लिए नहीं कह सकते हैं कि किसी सॉलिड सोल्यूट को यदि सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। कुछ कंडीशन तक बोल सकते हैं, जैसे शुगर को अंदर पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नमक को डिसोल्व कर दिया। कुछ जो सॉल्वेंट है उन पे अप्लाई हो सकता है। हमेशा के लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब सॉलिड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन हो तो फिर क्या होगा इसके अंदर, और क्यों नहीं होगा ये सोल्यूबल, इसकी क्या कहानी है? तो देखिए, आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी, वो क्या चीज थी? इसको देखिए और समझिए क्या लिखा है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसको डिसोल्व कर रहे हैं? सॉलिड को किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। तो ये बोल रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी घट भी सकती है और सोल्यूबिलिटी बढ़ भी सकती है। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा अलग है। और उसका क्या कारण है इसको समझिए। देखिए, ये सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है? हीट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? हीट पे, थर्म पे। तो देखिए, आपने सुना होगा एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एक आपने सुना होगा एंडोथर्मिक। अब देखिए, आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा कि एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, या हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक के अंदर हीट जो होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्ब्ड होगी। अब देखिए, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज, थर्म का मतलब हीट, ठीक है? तो हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक के अंदर हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके घर पे आपकी मम्मी को आपने बोला कि मम्मी मुझे तो आज खाने के अंदर पास्ता चाहिए, तो आपकी मम्मी खुशी खुशी बना देगी। लेकिन कब? जब उसका मूड खराब नहीं होगा। उसका मूड अच्छा होगा तो आपको पास्ता बना के दे देगी। लेकिन मान लीजिए आप घर पे गए और मम्मी का मूड एकदम खराब, एकदम गुस्से के अंदर आग बबूला हो रही, और आप मम्मी को जाके बोल रहे हो मम्मी पास्ता बना देना। बेटा, पास्ता तो छोड़ो, जूते चप्पल बैलेंस सब तुम्हारे पीछे आएंगे, फिर तुम खुद ही बना लेना पास्ता। ऐसा ही कुछ कंडीशन है। देखिए, कहने का मतलब है मैं आपकी बात कब मानूंगा? जब आप मेरी बात मानोगे। क्लियर है? तो क्या ऐसा कंडीशन हो रही? बिल्कुल हो रही। देखिए, जब सॉलिड को किसके अंदर ऐड कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर या H2O के अंदर, तो ये दो कंडीशन पॉसिबल है। इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ गई? डेल H पॉजिटिव। अब देखिए, मम्मी कब चप्पल फेंकेगी पीछे और कब अपने को पास्ता खिलाएगी, ये चीज अभी से क्लियर करते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो चूना, चूना खुद क्या होता है? गर्म होता है। चूना कैसा होता है? गर्म होता है। और गर्म होता है, और उस गर्म के अंदर आपने और क्या डाल दिया? गर्म पानी। क्या डाल दिया? गर्म पानी। इसका मतलब मम्मी ऑलरेडी आग बबूला हो रही है और तुमने उसको जाके और ऐसी और बात कह दी जिससे उसकी आग और ज्यादा लग जाएगी, उसको गुस्सा और तेज हो जाएगा। कहने का मतलब है, क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? क्या तुम्हारे को पास्ता बना के देगी? बिल्कुल नहीं देगी। क्या आपकी बातों के साथ वो गुल मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप कहोगे लेफ्ट तो वो बोलेगी राइट। लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि चूना जो खुद गर्म है और आपने उसकी और गर्मी को बढ़ा दिया, क्या वो आपकी बात को मानेगा? नहीं मानेगा। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, इसका अंदर खुद के अंदर हीट, ये हीट बाहर निकाल रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, और आपने और ज्यादा हीट दे दी तो भैया क्या होगा?
आग बबूला हो जाएंगे। और कभी भी दो गुस्से के अंदर इंसान एक साथ नहीं बैठते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, वो एक दूसरे को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब है कि यदि तुम गुस्से में हो और मैं भी गुस्से में हूं, बात कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या गुलेंगे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन एक गुस्से वाला है और एक क्या है, नॉर्मल है, तो बात बिल्कुल मान जाएगा। क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये खुद गर्म है, इसको क्या चाहिए, बिल्कुल ठंडा चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, एकदम सोल्यूबल हो जाए। उस कहने का मतलब तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मतलब मम्मी क्या है, अब क्या अच्छे मूड में, और अच्छे मूड में है तो, और आप जाके बोल रहे पास्ता, बेटा पास्ता बनाएगी भी और अपने हाथों से खिलाएगी भी तुम्हें, ठीक है। इसका मतलब वो तुम्हारे में साथ घुलेगी, मिलेगी, बैठेगी, इसका मतलब सोल्यूबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड खुद क्या है, गर्म है, इसके अंदर हीट रिलीज होती है, और आपने ठंडा पानी डाला तो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज बर्तन मैं धो दूंगा मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी देखना, मम्मी आपको कहीं रहने दे बेटा, खाना भी मैं तुझे खिला देती हूँ, क्या टेंशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोल्ड वाटर को चूने के अंदर डालेंगे तो वो डिजोल्व होगा, लेकिन हॉट वाटर को यदि आपने चूने के अंदर डाला तो भैया 36 का आंकड़ा है, घुलेगा नहीं, कोशिश कर लीजिए बिल्कुल। क्योंकि वहां पे हीट क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज के साथ में और ज्यादा आपने हीट दे रहे हो, दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड को, सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ खुद का गर्म, इधर इसका गर्म। अब तुम सोल्यूबल करना चाहो, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सारी कंडीशन के अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता। ये आपको क्लियर बता दे। थर्ड जो इफेक्ट है वो है प्रेशर का। किसका? प्रेशर का। अब देखिए, हम किसको डिसोल्व कर रहे हैं? सॉलिड को। किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर कर रहे हैं। भैया सॉलिड पे कभी प्रेशर काम करता है क्या? सॉलिड पे कभी प्रेशर काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। ये लिक्विड पे प्रेशर काम कर सकता है, गैस पे कर सकता है, लेकिन सॉलिड पे कभी काम नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट solubility when solid dissolve in liquid। इसका मतलब प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब अभी तक हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने की कंडीशन सारी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट ये चीज बोला है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों या तो पोलर होना चाहिए या फिर दोनों नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, पोलरिटी मायने देती है। सेकंड चीज हमने बोला था टेम्परेचर। जनरली सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। थर्ड कंडीशन है प्रेशर। भैया सॉलिड पे कभी भी प्रेशर कोई काम नहीं करेगा, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड इफेक्ट है गैस इन लिक्विड। आप देखिए, इसको समझिए। अब आप क्या चाह रहे हो? अब आप चाह रहे हो कि किसी गैस को किसके अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हो? लिक्विड के अंदर। तो देखो, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चारों तरफ गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और तुम क्या चाहते हो कि सारी गैसों को पकड़ के लाओ और पानी के अंदर डाल दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नेचुरली नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि हम प्रेशर दे दिया जाए इन गैसेस पे तो सॉल्युबल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, कितना? देखिए, एक कोई कंटेनर है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। पानी नहीं बोल के लिक्विड बोल सकते, ओके। पर ज्यादातर हम तो क्या सॉल्वेंट वाटर को ही लेते हैं। जब तक कुछ नहीं कहा, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि भैया ये जो ये बाहर गैस घूम रही है ना मस्त गगन में,
इन मस्त गगन वाली गैसेस को हम चाहते हैं कि वो इसके अंदर घुल जाए। क्या चाहते हैं कि जो एनवायरमेंट के अंदर चारों तरफ गैसेस है, जो ये कह रही है अपने को उड़ती फिरूं इन मस्त गगन में, है ना। तो ये मस्त गगन में घूमने वाली गैसेस को मैं चाहती हूं कि इस लिक्विड के अंदर मैं डिसॉल्व कर दूं। अब इसको डिसॉल्व करने के लिए क्या काम होगा, करना होगा कि इसको ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो प्रेशर लगाओगे, ऊपर से इसमें प्रेशर लगेगा, तो ये गैसेस क्या होगी, इस लिक्विड के अंदर क्या होगी, घुलना शुरू हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि कौन सी गैसेस है जो इजीली H2O के अंदर, वाटर के अंदर घुल जाती है, और कौन सी गैसेस है जो वाटर के अंदर इजीली नहीं घुल पाती। तो इसके अंदर कंडीशन है फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of gas in liquid। अब कौन कौन से फैक्टर है जो गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना या सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड है टेम्परेचर, और थर्ड है प्रेशर। अब इसको थोड़ा समझिए अच्छे से, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड किया था या मिक्स किया था, तब भी ये तीन फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर और प्रेशर। इसका मतलब है जो 9 तरह के सॉल्यूशन देखे थे, उनमें से सिर्फ 2 तरह के सॉल्यूशन को ही कंसिडर कर रहे हैं। और वो सॉल्यूशन कौन कौन से है, एक तो है सॉलिड इन लिक्विड जो अभी जस्ट क्लियर किया, और ये है गैस इन लिक्विड। इसका मतलब दोनों में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही है। क्लियर है। अब देखिए, इसको समझिए। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, या बोल सकती हूं सोल्यूट, या सोल्यूट कौन है, गैस। क्लियर है। अब देखिए, सारी गैसेस पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, सारी गैसेस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो क्या करेंगे फिर इसको सोल्यूबल करने के लिए? तो देखिए, यहां पे एक कंडीशन बनती है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाए, मतलब जो गैसेस इक्वली जल्दी से लिक्विफाई हो जाए, मतलब जल्दी से वो पानी के अंदर घुल जाए, इजीली लिक्विफाई हो जाए, वो गैसेस वाटर के अंदर सोल्यूबल है। इसका मतलब क्या सारी गैसेस इजीली लिक्विफाई होगी या नहीं होगी? तो देखिए, यह कंडीशन ये बोलता है कि H2O कैसा है, H2O इज ए पोलर। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, पोलर डिसॉल्व इन पोलर बताया था। इसका मतलब H2O कैसा है, पोलर है। अब इसका मतलब हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब वो गैस भी कैसी होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। वही गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व होगी या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी जो पोलर होगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमने बोला HCl गैस जो है, क्या वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है? बिल्कुल सोल्यूबल है, क्योंकि देखो जिसके अंदर चार्ज बनता है, जब इस पे पार्शियली चार्ज आता है H+, और ये आता इस क्लोरीन पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जो वाटर है इसके अंदर भी क्या है, H+, और ये क्या होगा, OH-। इसमें भी तो यही चार्ज होता है, इसके अंदर भी ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली, ये भी पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा। चार्ज, जो कंपाउंड्स चार्ज रखते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं। आपको ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब HCl गैस क्या वाटर के अंदर सोल्यूबल है? बिल्कुल सोल्यूबल है। अब देखिए इसके अंदर और क्या कंडीशन बनेगी, को N2 को O2 को वाटर के अंदर सोल्यूबल करना चाहती हूं, तो क्या
ये गैसेस पानी के अंदर सोल्यूबल होगी। H2, N2, O2 ये कैसी गैसेस है? ये सारी की सारी कैसी गैसेस है? नॉन पोलर गैसेस। नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर ज्यादा डिजोल्व होगी? वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगी ना। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हम इसको H2O के अंदर डिजोल्व करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर बिल्कुल कम मात्रा के अंदर सोल्यूबल है। यदि सोल्यूबल होती ना तो जो समुद्री जीव, जितने भी जीव जंतु है, सी एनिमल्स जितने हैं, तो देखिए यदि ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती तो जलीय जंतु पानी में से ऑक्सीजन कैसे लेते? क्योंकि पानी क्या करता, पानी ऑक्सीजन को पूरा अपने अंदर डिसोल्व कर लेता, अपनी तरफ घोल में पूरा घोल लेता। तो जीव जंतु, जो जलीय जंतु है, वो कैसे पानी ऑक्सीजन को पानी में से लेते? इसका मतलब ये जो गैसेस है वो वाटर के अंदर ना के बराबर सोल्यूबल है H2O के अंदर, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर है ये, H2O इज ए पोलर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैसेस है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, कौन कौन सी गैसेस है जिनको हम जबरदस्ती उसको सॉल्यूशन में हम जबरदस्ती उस सॉल्वेंट के अंदर उन गैसेस को डिसोल्व करना चाह रहे हैं। अब देखिए जो CO2 गैस है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस में डिसोल्व कर रहे हैं? पानी के अंदर। CO2 एक गैस है और इस गैस को हम क्या चाह रहे हैं? इसको डिसोल्व कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड बोले तो H2O के अंदर। तो देखिए जो CO2 गैस है ना वो H2O के अंदर क्या है? डिसोल्व है। क्या है? डिसोल्व है। क्यों डिसोल्व है? क्योंकि H2O क्या है? यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से ये ज्यादातर गैसेस को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। अब देखिए CO2 गैस को सोडा वाटर जो बोलते हैं ना, तो वो बोलने में सोडा वाटर ऐसे प्रोफेशनल नाम लगता है। एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में ये है कि जो पानी है ना, उस पानी के अंदर क्या कर रहे हैं आप? कभी भी सोडा वाटर जो बना रहा है तो उसके अंदर आप देखिए उसके पास में वो पानी लेता है और एक उसके पास एक प्रेशर वाली मशीन होती है और वो उस मशीन से प्रेशराइज करता है। इसका मतलब उस लिक्विड के अंदर वो किसको डिसोल्व कर रहा है? वो प्रेशर देकर CO2 गैस को उस लिक्विड के अंदर क्या कर रहा है? डिसोल्व कर रहा है। और जब CO2 को पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे तो उसी को बोला जाता है सोडा वाटर। क्या बोला जाता है? सोडा वाटर। तो सोडा वाटर बोलने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या मिक्स होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल पानी है। केमिस्ट्री आएगी ना आपको चीजें समझ में, तब आपको सब पता चल जाएगा। कुछ नहीं, मूर्ख बना रहे, CO2 गैस को H2O के अंदर डिसोल्व कर दिया भैया, इसी को सोडा वाटर बोला। अब देखो इसका मतलब CO2 का क्या काम है H2O के अंदर डिसोल्व होने के लिए? क्या मतलब ऐसा क्या काम करता है? दूसरी गैसेस को क्यों नहीं डिसोल्व किया? तो देखो ये जो CO2 है ना, ये एक्चुअली टेस्ट क्रिएट करती है। क्या करती है? ये टेस्ट क्रिएट करती है। इससे टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए पानी के अंदर CO2 डाला जाता है। और देखो जो सोडा वाटर है ना, वो सोडा वाटर जो है वो अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है। क्या सोडा वाटर? बिल्कुल सोडा वाटर जो है कुछ नहीं है ना भाई, H2O गैस है, CO2 गैस है और उसको डिसोल्व कर रहे हैं H2O के अंदर, उसको सोडा वाटर बोला। और अल्कोहल बोले तो इथेनॉल बोल दिया। देखो इसके अंदर भी तो चार्ज क्रिएट हो रहा है, C+OH- हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। इसका मतलब सोडा वाटर अल्कोहल के अंदर डिसोल्व है। जो दारू पीते हैं ना वो पानी की जगह क्या यूज करते हैं? वो सोडा वाटर यूज करते हैं ताकि उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो। तो वो गाना है ना, गणपत चल दारू ला, पानी कम सोडा थोड़ा ज्यादा मिला। तो एक्चुअल में वो क्या है? सोडा थोड़ा ज्यादा मिला। इसका मतलब है सोडा एक्चुअल में उस दारू के अंदर वो टेस्ट लेके आता है और टेस्ट के लिए ही सोडा वाटर को यूज किया जाता है। इसका मतलब एक्चुअल में उस गैस को उस लिक्विड के अंदर हमने प्रेशर देके डिसोल्व किया है टेस्ट लाने के लिए। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहाँ पर लेंगे कि भैया जो H2O के फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन तो है। देखो H2O के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन उतनी ही घुलती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरी है उतनी ही घुलती है। ज्यादा ऑक्सीजन आप पानी के अंदर डिसोल्व करना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं होगी। एक फिक्स अमाउंट के अंदर डिसोल्व होती है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड देखिए, ये इफेक्ट हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट। सेकंड देखिए
टेम्परेचर। क्या देखना चाह रहे हो आप? टेम्परेचर। कहने का मतलब है आप गैस को क्या कर रहे हो, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, और आप क्या कर रहे हो भाई साहब, इस भगोनी को किस पे रख दिया आपने? गैस पे रख दिया या बर्नर पे रख दिया। और आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि यहां से हम टेम्परेचर दें, यहां से उसको गर्म करें, तो क्या गैसेस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो पाएगी? क्या गैस H2O के अंदर सोल्यूबल हो पाएगी क्या? कब? जब आपने यहां पे क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। कहने का मतलब है आपने क्या कर दिया, उसको गैस पे रख दिया, बर्नर पे रख दिया। अब वो गैसेस डिजोल्व होगी क्या? तो आप देखो ना, जो थम्स अप है, कोका कोला है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप फ्रीज के अंदर रखते हो और फ्रीज से जैसे ही आप बाहर निकालते हो और उसकी कैप खोलते हो, तो उसके अंदर एक साउंड आती है, एक गैस बाहर निकलती है। वो एक्चुअली कौन सी गैस है? वो CO2 गैस है। और यही कोल्ड ड्रिंक यदि आपने फ्रीज में नहीं रखी और उसको बाहर रख दिया, बाहर का एनवायरमेंट बोले रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो गैस बनेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो गैस जो है वो उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत हाईली प्रेशर देके उस गैस को आप डिजोल्व कर रहे। बड़ी मुश्किल से तो आपने उसको प्रेशर देके और बिल्कुल ठंडे वातावरण के अंदर उसको आप घोलना चाह रहे हो, और आपने तो क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया। अब देखो CO2 बाहर निकल जाएगी। और कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट चेंज हो जाता है जब आपको उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो या गर्म, बाहर का गर्म वाला जो एनवायरमेंट होता है उसमें रखते हो। ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट अलग होता है, गर्म का अलग होता है। एक्चुअल में क्या हो, टेस्ट चेंज किस लिए होता है? क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, और गैस सोल्यूबल नहीं होगी इसका मतलब CO2 लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, और CO2 सोल्यूबल नहीं होगी तो टेस्ट कौन लाएगा? टेस्ट देने वाला तो चला गया भैया, जैसे आपने टेम्परेचर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इन गैस का दुश्मन कौन है? टेम्परेचर। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस कह रही है तुमने यदि टेम्परेचर बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारे में नहीं घुलूंगी, तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। सीधी सी कहानी। इसका क्या कहानी है? देखो इसका क्या कारण है। गैसेस है, हवा में घूमती रहती है, मस्त गगन में फिरती रहती है ना। अब इन फिरने वाली गैस को तुमने क्या कर दिया, एक कहते ना एक मस्त आदमी जो बाहर घूमता फिरता मौज मस्ती करता, और आपने क्या कर दिया, उसकी शादी करके उसको बांध दिया। बोला भैया टाइम पे आना है, घर पे टाइम पे जाना है, सब कुछ सिस्टम से करना है। अब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? वो तो कभी, उसको तो टाइम का पता ही नहीं था, कब घर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, कब खाना खा रहा है, कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है, और आप उसको डिसिप्लिन में ला रहे हो। इसका मतलब ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस है ना पूरे मस्त गगन के अंदर घूमती रहती है, और तुम चाह रहे हो कि उसको कैद कर दिया जाए किसमें? लिक्विड के अंदर। अब देखिए अब कहानी क्या चेंज होगी इसके अंदर कि भैया यहां तो ये आवारापन था, दिल आवारा है, ये तो घूमेगा, और तुम उसको पकड़ के ला रहे हो। चल पकड़ के ला, देखते हैं कैसे पकड़ता है। तो देखो इसका मतलब है जितना ज्यादा गैसेस क्या होती है, गैसेस तो एनवायरमेंट के अंदर खुली घूमती है, इसका मतलब वहां पे डिसऑर्डर ज्यादा होता है। क्या होता है? डिसऑर्डर बोल सकते हैं, रैंडमनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रैंडमनेस ज्यादा थी, फ्रीडम ज्यादा थी, फ्रीडम बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने इस गैस को लिक्विड के अंदर सोल्यूबल किया, तो डिसऑर्डर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एंट्रोपी। कौन होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है? डेल एस। एंट्रोपी है वो किसको दिखा रही है? डिसऑर्डर को दिखा रही है, रैंडमनेस को दिखा रही है, फ्रीडम को दिखा रही है। आप कुछ भी बोलो एक ही बात है। अब देखो, अब ये मस्त में घूमने वाले इंसान को आपने क्या कर दिया, गैस को, मस्त गगन में घूमने वाली गैस को आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया। इसका मतलब अब वो रैंडमनेस, डिसऑर्डर घटेगा ना। तो नॉर्मल कंडीशन ये कहता है कि डेल एस कैसा होना चाहिए बच्चों? डेल एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे आवारा घूमने दो, यही बोल रहा है, मुझे फ्रीडम से रहने दो। आजकल के बच्चों को फ्रीडम चाहिए। वो फ्रीडम का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि मुझे मस्त गगन में घूमने दो, मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो चाहते सब ये, पर यदि आपने गैस को लिक्विड के अंदर डाल दिया तो भैया डेल एस नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगी? रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रैंडमनेस में कमी आ जाएगी, इसका मतलब एंट्रोपी में कमी आ जाएगी, और एंट्रोपी में कमी आ गई तो
ये चार्ज कैसा दिखाएगा, नेगेटिव। क्या दिखाएगा, नेगेटिव। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि इस गैस को जब आपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है ना, दो चीजों को जोड़ते हो तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है बच्चों। इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक को कौन बताएगा, एंथैल्पी। कौन बताएगा, एंथैल्पी। इसका मतलब वहां पे डेल एच की वैल्यू कैसी आएगी, डेल एच की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये सबसे ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यदि आपने गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया तो एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी। देखो डेल एच होती है एंथैल्पी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा बता रहा है, ये बता रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्म मतलब हीट। दूसरी चीज है डेल एस, ये क्या है, एंट्रोपी। ये बोल रहा है डिसऑर्डर। अरे भैया आपने इसको गोल दिया, इसका मतलब डिसऑर्डर भी कम हो गया, कम हो गया, इसका मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए आपने क्लास 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, 11th तो पढ़ी होगी तभी 12th में आए हो तुम। हाँ, पर आपको ऐसा लगता है कि 11th तो बोर्ड है नहीं, तो थर्मोडायनेमिक्स तो छोड़ो, जो चीजें समझ में आ रही वो क्वेश्चन एग्जाम में कर देंगे और फिर बस मजे ही मजे। ऐसे मजे नहीं है बेटा। देखो इसका डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये एक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है। अब देखिए ये होती है डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी को देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी, मतलब अपना आप होगी, आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अब भैया यहां पे देखो डेल जी अपने को तो लाना नेगेटिव, इसका मतलब देखो डेल एच कैसा आया, डेल एच आया है नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो इनके बीच में साइन कैसा है, बीच में साइन नेगेटिव है। ठीक है। इसका मतलब यहां पे डेल एस की वैल्यू क्या है, डेल एस भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। क्या हो गया, ये तो नेगेटिव रहा और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव। ये कैसे वैल्यू आ गई, पॉजिटिव हो गई। अब देखो यदि ये देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और टी लिख दी। अब देखो डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए अब यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा कैसे, क्योंकि हमें तो डेल जी कैसा लाना है, स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल जी कैसा लाना पड़ेगा, डेल जी लाना पड़ेगा नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, तो अंडरस्टूड क्या है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होगी। आपको पता है ना, प्लस यदि मैंने लिख दिया +7 और एक लिख दिया मैंने -5, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। जो वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है साइन उसी का आता है। तो हमें तो डेल जी कैसा चाहिए, हमें तो डेल जी चाहिए नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब पॉजिटिव वाले की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि जब गैस को यदि खुशी खुशी आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उसको ठंडा रखना पड़ेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीज के अंदर रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होगा तब वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी। और यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गैस को लिक्विड के अंदर यदि डिसॉल्व करना है, इसके अंदर सोल्यूबल करना है, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यदि आपको गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं करना है, उस गैस को हवा के अंदर आवारा छोड़ना चाहते हो, तो टेम्परेचर को बढ़ा दो। बिल्कुल क्लियर सी चीज है, ये एक अंडरस्टूड चीज है, इसको ज्यादा हम प्रेशराइज नहीं करें,
गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं वही काफी है। इसका मतलब ये होती है डेल जी, और डेल जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। वो कहती है कि डेल जी नेगेटिव आना चाहिए, और जब डेल जी नेगेटिव आएगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है। और ये डेल एच है। तो आपको पूछ सकते हैं जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं तो डेल एच और डेल एस की वैल्यू क्या होती है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। है प्रेशर। अरे भैया प्रेशर तो आप लोगों पे सबसे ज्यादा होगा, बोर्ड की क्लास जो बैठी, फिर आगे कंपटीशन, है ना। तो देखिए प्रेशर का मतलब क्या है कि यदि हम किसी गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब वही बात है, वही कंटेनर है, वही ये H2O है और ये क्या है, गैसेस है। अब इस गैसेस को क्या करना है, अपने को डिसोल्व करना है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करेगा, पिस्टन से आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए समझिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर दोगे, जितना ज्यादा प्रेशर दोगे, जितना ज्यादा इसको ऊपर से प्रेशराइज करेगा, क्या ये गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होगी? बिल्कुल होगी। ये बिल्कुल सही है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, बिल्कुल सही है। अब भैया देखिए इधर, इसका मतलब है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर सोल्युबिलिटी। अब देखिए यहां पे सोल्युबिलिटी की जो टर्म है वो हम लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन। क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही क्यों लेंगे, और क्यों नहीं, मोलेलिटी क्यों नहीं, मोलेरिटी क्यों नहीं, या फिर नॉर्मेलिटी क्यों? तो देखिए उन्होंने बोला है एक कॉन्सेंट्रेशन की हमें टर्म लेनी, और मोल फ्रैक्शन सबसे इजी टर्म है जिस पे टेम्परेचर कोई अफेक्ट नहीं करता, जिसमें टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसलिए हम मोल फ्रैक्शन को लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने बोल दिया तो ये सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो यहाँ सोल्युबिलिटी की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स होता है। आपको बताया था मोल फ्रैक्शन, एक अलग से वीडियो बनाया था। ठीक है। अब देखिए जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो वहां पे हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। और भाई साहब ये जो कांस्टेंट है ना, ये के एच है। और के एच कौन है, इसका मतलब ये है भाई साहब हेनरी। कौन है, हेनरीज लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रेशर वाला इफेक्ट किसने समझाया था, ये हेनरी ने बताया था कि किसी गैस को यदि लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है तो उसको प्रेशर दीजिए, जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। ठीक है, ये हेनरी लॉ। इसका मतलब के एच कौन है, यहाँ पे जो के एच है ना बच्चों, ये है हेनरी कांस्टेंट। कौन है, हेनरी कांस्टेंट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। अब देखिए आगे तो क्या बोल रहा है, हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, हेनरी लॉ बोल रहा है कि प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, वो है हेनरी कांस्टेंट, ये है मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि इसने बोला कि यदि प्रेशर को क्या रख दे, प्रेशर को कांस्टेंट रख दे, है ना, प्रेशर को क्या रख दे, कांस्टेंट रख दे, तो मोल फ्रैक्शन और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए हेनरी बोलेगा के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। इसका मतलब x कौन है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कौन है, सोल्युबिलिटी। कौन है, सोल्युबिलिटी। इसका मतलब ये सोल्युबिलिटी के क्या है, ये सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अरे भाई साहब, तो ये कहना चाह रहा है कि जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उस गैस की उस लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। भाई साहब, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो जो गैसें थी ना H2, N2, O2, जो वाटर के अंदर क्या थी, इनसॉल्युबल थी, तो उनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि प्रेशर का रोल बताया था हेनरी में। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है दी पार्शियल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, ये पार्शियली प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, किसी भी गैस के अंदर आप पार्शियली प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियली प्रेशर है, आप किसी गैस को क्या करना चाह रहे हो, उस लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना चाह रहे हो, सोल्यूबल करना चाह रहे हो, तो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट लिक्विड इन सॉल्वेंट। इसका मतलब वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वो लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब ये कैच हेनरी है, हेनरी कांस्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है हेनरी कांस्टेंट का। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ओके, इधर प्रेशर कर दे, इसको क्या लिखते हैं, इसको स्लोप को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं y इक्वल टू m और ये x। तो y सरफेस पे कौन है, y सरफेस नहीं, y एक्सिस पे कौन है, प्रेशर। x पे कौन है, मोल फ्रैक्शन। कौन है, मोल फ्रैक्शन। x किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पे कौन बता रहा है, इसमें बता रहा है प्रेशर, और इसको कौन बता रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, तो ये कौन है, ये स्लोप को बताता है। इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ये एक स्लोप मिलेगा। और ये स्लोप कौन है बच्चों, ये है KH, ये है हेनरी कांस्टेंट। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ पे सारी चीजें बता दी है कि सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं या फिर गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं। देखो हेनरी वाला जो रूल है, हेनरी जो लॉ है, वो गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं तब भी काम आएगा। सॉलिड को लिक्विड के अंदर सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर काम ही नहीं करेगा उस टाइम। सॉलिड पे तो कभी प्रेशर काम करता नहीं। तो ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, रटना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको पढ़ना है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा।